मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज जिस व्याख्यान श्रृंखला को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वो नागमती वियोग खंड है। नागमती वियोग खंड पद संख्या 7 आज आप पढ़ेंगे। लगातार आप नागमती वियोग खंड पढ़ रहे हैं। पद संख्या 1 से लेकर के 6 तक की व्याख्या हमने कर दी है। जो भी व्याख्यान आपको देखना हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, हमारे लिंक को क्लिक करें और फिर जो व्याख्यान उस पर है सारे व्याख्यान का आप लाभ उठा सकते हैं। हम आज बात करेंगे नागमती वियोग खंड के पद संख्या 7 पर। नागमती वियोग खंड में आपको बताया जा चुका है कि जैसी साहित्य का मुकुटमणि है यह 12मासा शैली में और साथ में फारसी के वहात्मक शैली में रचनाकार ने बड़ा ही सुंदर वियोग वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में एक प्रकार से कहें तो ये सर्वथा नवीन वियोग परंपरा को रेखांकित करता है। किसमें जो रानी का रानित्व है, जो नागमती है वो नागमती रानी है, सम्राट रत्नसेन की पत्नी है, लेकिन सारे साधन संपन्नता के बावजूद भी अपने प्रियतम के अभाव को कैसे एक नायिका महसूस कर रही है, एक भारतीय स्त्री कैसे महसूस कर रही है, उसे आप यहाँ देखेंगे। और कवि ने 12मासा का प्रयोग करते हुए, भारतीय समाज में व्याप्त लोकयान का प्रयोग करते हुए बहुत ही सहज भाषा में, जो भाषा अवधि है उसके अत्यंत सहज रूप का प्रयोग करते हुए इस काव्य को लिखा है। इसीलिए आप इस काव्य में देखेंगे कि अत्यंत सहजता के साथ वियोग का वर्णन हुआ है और ये सहजता जिसमें उदात्तता दिखाई पड़ती है, जिसमें साहित्यिक उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, आप देखेंगे इस पद में। आज जो पद संख्या 7 है इसमें आप देखेंगे कि ये आश्विन मास का वर्णन है। आश्विन मास से पहले जो मास था उसका वर्णन आपने पद संख्या 6 में देखा। इसमें आश्विन मास में आने वाले जो नक्षत्र हैं उससे कवि ने इस पद को शुरू किया है, आरंभ किया है। इसमें लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर नक्षत्र है। जब यह आश्विन का मास आता है तो बारिश के मौसम का अंत हो जाता है, समापन हो जाता है। बारिश के मौसम के समापन के क्रम में ये कुआर नक्षत्र आता है और कवि का कहना है कि इस कुआर नक्षत्र में, या कवि का कहें कि नायिका जो नागमती है वो नागमती जिसके प्रियतम पद्मावती की तलाश में जा चुका है सिंघल द्वीप, नागमती अभिशप्त है अपने प्रियतम के अभाव में और वह अपने प्रियतम के आने की जो सूचना है उसे पाने के लिए आकुलित है और वो कह रही है कि अब तो कम से कम आ जाओ। जिसमें ये कहती हैं कि लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर नक्षत्र में बारिश के मौसम का अवसान हो जाता है, फिर बारिश नहीं होने लगते हैं, जिसके कारण जो पूरी तरह से बाढ़ की अवस्था बनी हुई थी वो अवस्था अब कम हो जाती है, रास्ते सूखने लगते हैं, मार्ग जो है जो उसका अवरोध था वो अवरोध समाप्त हो जाता है। इसलिए नायिका अपनी आकांक्षा को प्रकट कर रही है, बता रही है कि अब कम से कम हे प्रियतम, अब कम से कम लौट के आ जाओ, क्योंकि अब कुआर नक्षत्र आ चुका है, अब मार्ग जो है उसके अवरोध समाप्त हो चुके हैं, अब कोई बाधा नहीं है। लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर नक्षत्र है, नीर का अर्थ होता है जल, कि जल घट चुका है मार्ग में, अब मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अवहूँ आओ कंत तन लटा, कंत शब्द का प्रयोग किया गया है पति के लिए। आप इस काव्य में देखेंगे कि पति के लिए कई शब्दों के प्रयोग किए गए। कंत शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है कि अवहूँ आवहूँ, अवहूँ आओ कंत तन लटा। तन का अर्थ है शरीर, लटा का अर्थ होता है लट जाना, दुबला हो जाना, पतला हो जाना, सूख जाना। और बिहारीलाल तो अपनी नायिका के बारे में कहते ही हैं कि इत आवत उतजात चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोले से रहे लगी उसासन साथ। अगर कहीं पर नायिका मोटी ताजी दिखाई पड़ती है, गजगामिनी दिखाई पड़ती है, तो विद्यापति की नायिका है। शेष जो काव्य लिखे गए हिंदी में या संस्कृत में, उसमें नायिका के इसी रूप का वर्णन है। वियोग की अवस्था में अत्यंत दुबली पतली हो जाती है नायिका, उसके रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। आप देखते हैं कि नायिका कह रही है कि अवहूँ आओ कंठ तन लटा, कि हे प्रियतम
अब भी लौट करके आ जाओ। एक तो अवरोध समाप्त हो चुका है मार्ग का, अब भी लौट के आ जाओ। ये शरीर पूरी तरह से लट चुका है, इसका जो यौवनत्व है, इसका जो सौंदर्य है वो समाप्त होने पर है, वो अवसान की अवस्था में है। हे प्रियतम, इस अवस्था में भी तुम लौट आओ। इस शरीर में अब सौंदर्य शेष नहीं बचा है और तुम्हारे आगमन से शायद इसमें फिर से यौवनत्व का आगमन हो जाए, फिर से हरियाली प्रस्फुटित हो जाए। आगे कहती है नायिका कि तोहे देखे पीऊ पलुहे कया। यहाँ आप देखेंगे पलुहे का अर्थ होता है पलना, काया का अर्थ होता है शरीर। काया मतलब काया, काया मतलब शरीर। नायिका कहती है साफ तौर से कि तोहे देखे, हे प्रियतम तुम्हें देख करके, जो आँखों में अनंत अभिलाषा है तुम्हें देखने के, तुमसे मिलने की जो इच्छा है, जिसके कारण नायिका कहती है कि हे प्रियतम तुम्हें देख करके जो यह शरीर है, जिसमें अब एक प्रकार से कहें तो निष्प्राणता की अवस्था आ चुकी है, तुम्हें देख करके यह काया, यह शरीर फिर से पल्लवित हो जाएगा। जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर हरियाली आ जाती है प्रकृति में, वह फिर से नई कोपलें छोड़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से नायिका कहती है कि हे प्रियतम तुम अब भी लौट आओ। यह काया जो है, यह शरीर जो है, वह शरीर फिर से पल जाएगा। इस शरीर से फिर यौवनत्व के कोपल फूटेंगे, फिर से हरियाली जीवन में आएगी, फिर से सौंदर्य लौट आएगा, फिर से हवानी जवानी लौट आएगी, फिर से आनंद लौट आएगा। इसलिए नायिका कहती है कि तुम्हारे आने से हे प्रियतम तुम आ जाओ तो ये शरीर फिर से पल सकता है। उतरा चीतु बहुरी कर माया। उतरा मतलब उतर जाना, भूल जाना। चीतु का अर्थ होता है चित्त, अर्थात भाव, प्रेम, आकर्षण। नायिका कहती कि हम पर से जो तुम्हारा चित्त है, जो ध्यान है, वो मिट चुका है, हट चुका है। हे प्रियतम हमें याद करो, हे प्रियतम हमें तुम विस्मृति के गर्भ में मत डालो, तुम हमारा स्मरण करो, हमारे प्रेम का स्मरण करो, लौट आओ। कहती है कि उतरा चीत बहुरी कयो माया। हमारी अवस्था को, हमारी स्थिति को देख करके माया करो। माया का अर्थ होता है दया, कृपा, कि हम पर तुम कृपा करो। हमारी जो ये अवस्था हो चुकी है, हमारी जो स्थिति हो चुकी है तुम्हारे अभाव में, इस स्थिति पर तुम विचार करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, लौट आओ तो शायद फिर से हमारे जीवन में उत्साह, उमंग लौट आए। आगे वर्णन है कि चित्रा मित्र, चित्रा यह नक्षत्र का नाम है, चित्रा मित्र मीन कर आवा। चित्रा नक्षत्र है और मीन राशि है और मित्र का अर्थ होता है सूर्य। आप देखेंगे कि जब शरद ऋतु के आगमन की अवस्था आती है तो इस क्रम में सूर्य जो है वह मीन नक्षत्र में चला जाता है और वो चित्रा है। चित्रा नक्षत्र का जब आगमन होता है तो मीन राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सूर्य की जो ताप है वो कम हो जाती है, उसकी प्रचंडता में कमी आ जाती है और एक प्रकार से कहें तो मौसम में सुहावनापन का प्रवेश हो जाता है। यह नायिका कह रही है कि चित्रा मित्र मीन कर आवा। चित्रा नक्षत्र के कारण जो सूर्य है, मित्र का अर्थ है सूर्य, सूर्य जो है वो मीन नक्षत्र में प्रवेश कर गया है। आवा मतलब प्रवेश करना, आना। पपिहा पीयू पुकारत पावा। जो पपिहा अपने प्रियतम को लगातार पुकार रही थी, उसके प्रियतम तो उसे मिल चुके हैं, उसका मिलन तो पूरा हो चुका है, वह तो जीवन का आनंद भोग रहा है। इसलिए पपिहा पीयू पुकारत पावा। जिस पपिया ने अपने प्रियतम को लगातार पुकारा, उसका भी मिलन हो चुका है और केवल ये नायिका नागमती है जिसका मिलन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नायिका अत्यंत पीड़ा को महसूस कर रही है। आगे वर्णन देखेंगे कि उआ अगस्त हस्ति घन गाजा। उआ का अर्थ होता है उगा, उदित होना। अगस्त यहाँ अगस्त महीना नहीं है, ये जुलाई अगस्त नहीं है। याद रखें कि यहाँ जिस अगस्त का प्रयोग किया गया है यह अगस्त नक्षत्र है, जिस नक्षत्र का समावेश आश्विन मास में होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर न केवल महीने के प्रभाव का वर्णन किया है बल्कि उस महीने में आने वाले नक्षत्रों का भी उल्लेख किया है कि नायिका को एक एक नक्षत्र किस प्रकार से प्रभावित करता है। प्रियतम जो विस्मृति की अवस्था में डाल दिया है नागमती को, कैसे ये दर्द को, कैसे ये पीड़ा को झेलती है। यहाँ वर्णन है
कि वह अगस्त, इस अगस्त नक्षत्र के उदित होते ही, इसी अगस्त का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी किया है। यहाँ वर्णन है कि वह अगस्त अर्थात अगस्त नक्षत्र के उदित होते हुए ही हस्ती घन गाजा, जो घन है अर्थात जो बादल है वह अब हाथी के समान केवल गर्जना कर रहा है, केवल चिंघाड़ता है। मतलब है कि बादल केवल गरज रहा है, बारिश नहीं हो रही है। सामान्य रूप से ही कहा जाता है कि जो गरजता है सो बरसता नहीं है। इस मौसम में बादल केवल गर्जना ही करता है, बादल से पानी की उम्मीद नहीं होती है, वो बरसता नहीं है। इसलिए अगस्त के इस नक्षत्र का जो वर्णन है वो नायिका करती है कि अगस्त के उदित होते ही हस्ती के समान अर्थात हाथी के समान घन अर्थात बादल, गाजा मतलब गर्जना करने लगा है। तुरय, तुरय पलान चढ़े, तुरय का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा पर पलानी, पलानी मतलब गद्दा, घोड़े पर गद्दा को डाल करके, घोड़े को तैयार करके अब राजा जो है चढ़े, रन राजा, रन का अर्थ होता है युद्ध। जो राजा मौसम के खराब होने के कारण, बरसात में मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण अपने युद्ध को टाल दिया था, अब मौसम के बदल जाने से, प्रकृति के इस रूप के कारण जब मार्ग का अवरोध समाप्त हो चुका है, जब रास्ता का पानी साफ हो गया है, सूख गया है, तो अब राजा अपने घोड़े पर पलान चढ़ाता है, वो शिकार खेलने जाता है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि तुरय पलान चढ़े रन राजा। अब तो राजा लोग शिकार पर भी आने लगे हैं, अब तो युद्ध की तैयारी भी होने लगी है। हे प्रियतम, अब तो कम से कम लौट आओ। ये अनेक तरह से उदाहरण देते हुए अपने प्रियतम के लौटने की आकांक्षा को प्रकट कर रही है नायिका नागमती। आगे वर्णन है कि स्वाति बुंद चातक मुख परे, चातक नाम की पक्षी जो स्वाति नक्षत्र में आकाश से टपकने वाले बुंद के इंतजार में ललायित था, स्वाति नक्षत्र का बुंद उसके मुख में पड़ चुका है, वह तृप्त हो चुका है, आनंदित हो चुका है। पर जो प्रियतमा नागमती है वह तो आज भी प्यासी है, उसकी प्यास तो बुझी ही नहीं, वह प्यास तो रत्नसेन के आगमन से ही बुझ सकती है। इसलिए नायिका कहती है कि स्वाति बुंद चातक मुख परे, चातक नाम के पक्षी के मुख में स्वाति नक्षत्र का वो बुंद पड़ चुका है, जिसके कारण वो उसमें तृप्ति आ गई है, उसमें आनंद का आगमन हो चुका है। समुद्र, समुद्र शब्द का अर्थ यहाँ समुद्र के लिए किया गया है, ये लोक शब्द है समुद्र के लिए। जैसे स्टेशन को हम टीसन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से समुद्र के लिए कवि ने समुद्र शब्द का प्रयोग किया है कि समुद्र सीप मोती सब भरे, जितनी सीपियाँ हैं समुद्र में सब में मोती भर चुका है। क्योंकि जब ये बारिश के मौसम में जो सीपियाँ हैं वो अपने मुख को खोल करके उस इंतज़ार में रहता है कि इस नक्षत्र का पहला बूंद गिरेगा और हम तृप्त हो जाएंगे, हमारे शरीर के भीतर में मोतियाँ विकसित होगी। तो ये सब हो रहा है, ये सब हो चुका है कि समुद्र में जितनी भी सीपियाँ हैं सब के भीतर में मोती भर चुका है, सब मोती से लबालब हो चुका है, सब आनंदित है। कवि ने आगे लिखा है नागमती के बहाने की सरोवर सवारी हंस चल आए। जो सरोवर बाढ़ के कारण, प्लावन के कारण जो पूरी तरह से लबालब था, अब बाढ़ के मौसम के समापन के बाद सरोवर का सौंदर्य लौट आया है। सौंदर्य अपने मूल रूप में, ये सरोवर अपने मूल रूप में आ चुका है, जिसके कारण अब हंस उसमें आने लगा है। कवि लिखते हैं, कहती है नागमती कि सरोवर सवर हंस चले आए, सज सवर करके हंस लौट आया है उस सरोवर में। जो सरोवर हंस के बिना सौंदर्य विहीन था, जिस सरोवर का सौंदर्य समाप्त हो चुका था इस प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, वह सौंदर्य मूल अवस्था में आ चुका है, सरोवर का सौंदर्य लौट आया है। इसलिए हे प्रियतम, जिस प्रकार से हंस लौट आया है सरोवर में, ठीक उसी प्रकार से लौट आओ तुम मेरे जीवन में। प्रकारांतर से नायिका ये संबोधन करती है। आगे कहती है कि सारस कुरलही खंजन दिखाए। सारस पक्षी जो है वो आनंद से मग्न हो चुका है, सारस पक्षी नृत्य कर रहा है,
वो किंकार कर रहा है, वो आनंदित हो रहा है। और कहती है नागमती कि खंजन दिखाए। खंजन पक्षी दरअसल शरद ऋतु के आगमन की सूचना लेकर के आता है कि ये शरद ऋतु का आगमन होना है, इसलिए खंजन पक्षी यत्र तत्र दिखाई देने लगे हैं। जो शरद चंद्रमा का इंतज़ार करता है, उस खंजन पक्षी को भी देखा है नायिका ने, इसलिए कहती है कि ये सब प्रकृति का स्वरूप बदल रहा है, हे प्रियतम लौट आओ अब भी। आगे कहती है कि भा परगास कास वन फूले। कास वन में, झाड़ियों में फूल चुका है। जब काश फूलते हैं तो चारों तरफ प्रकाश उजाला छा जाता है। ये बरसात के कारण जब आकाश में मेघ छाए हुए थे तो उस प्रकार का प्रकाश नहीं था, इसलिए आकाश साफ है, जिसके कारण पूरा का पूरा प्रकाश छाया हुआ है। और दूसरी ओर काश के फूल के कारण चारों तरफ केवल और केवल उजाला दिखाई पड़ता है, जिसके कारण कहती है नागमती कि भा प्रकाश मतलब योत, उजाला, काश वन फूले, वन्य प्रदेशों में काश फुला गया है। हे प्रियतम, चारों तरफ प्रकाश है, अब कोई अंधकार नहीं है, केवल और केवल उजाला है। कंत न फिरे विदेश ही भूले। इस अवस्था में नायिका कहती है, कंत मतलब प्रियतम, कंत मतलब पति, कि वो फिरे का अर्थ होता है लौटना। वो कहती है कि हे प्रियतम तुम नहीं लौटे, तुम नहीं लौट करके आए। कंत न फिरे विदेश ही भूले। विदेश जब गए, जिस स्त्री की प्राप्ति के लिए वो गए, वो वैसी में रम गए, डूब गए, वे लौट कर आने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए नायिका कहती है कि कंत जो गए वो विदेश में जाकर के हमें तो भूल ही गए, हमारी स्मृति समाप्त हो चुकी है उसके भीतर में। इसलिए नायिका इस पीड़ा को भोगती है, झेलती है। आगे जो टेक के रूप में दोहा है, चूँकि ये सारे के सारे ऊपर के जो पंक्तियों को आपने देखा, उसे चौपाई छंद में कवि ने लिखा है। जो दोहा है कि बिरह हस्ती तन साले। बिरह जो है वो हाथी का रूप धारण करके, उस मदमस्त हाथी का स्वरूप धारण कर लिया है वियोग ने, और नायिका के हृदय को साल रहा है, कुचल रहा है, वो उस पर उसे रौंद रहा है। बिरह हस्ती तन साले। बिरह जो है वो मदमस्त हाथी का स्वरूप धारण करके नायिका के हृदय को चकनाचूर कर रहा है। कहती है कि धाय करे चकचूर, और दौड़ करके कूद करके वो मदमस्त हाथी नायिका के हृदय को चकनाचूर कर रहा है। प्रकारांतर से नायिका वियोग की चरम दशा को उल्लिखित करती है, बताती है कि वियोग किस प्रकार से रौद्र रूप में है, और उसकी रौद्रता के कारण, उसकी प्रचंडता के कारण नायिका उस अवस्था को झेलने के लिए दरअसल अभिशप्त है और उसे पीड़ा के रूप में वो महसूस कर रही है। आगे बड़ा शानदार वर्णन है कि बेगी आए पीयू बाजहूँ। बेगी आना मतलब तेजी से आना, दौड़ करके आना, शीघ्रता से आना। पीयू मतलब प्रियतम, बाजहूँ मतलब बोलना, गाजहूँ मतलब गर्जना। सदूर का अर्थ होता है सरदूल, शार्दूल। शार्दूल शब्द का प्रयोग सिंह के लिए किया गया है, जो जंगल का राजा होता है। कहा जाता है कि हाथी जैसा जो विशालकाय जीव होता है वह भी सिंह से डरता है, सिंह के पंजे से वह भी भयभीत रहता है। इसलिए नायिका कहती है कि हे प्रियतम, बेगी आओ पियो, बेगी आओ, शीघ्रता से आओ, क्योंकि हमारा जो हृदय है उसे तो विरह रूपी हस्ती चकनाचूर कर रहा है, इसलिए दौड़ कर आओ, शीघ्रता के साथ आओ, तुरंत लौट आओ। नायिका इस तरह से अपनी इच्छा को प्रकट कर रही है कि बेगी आयु पीयू बाजहूँ, आकर के बोलो, स्वयं की आने की सूचना दो, तुम भी चिंगार करो। और कहती है नायिका कि बाजहूँ गाजहूँ होए सदूर। गाजहूँ मतलब गर्जना करो, सदूर मतलब सिंह। जिस प्रकार से सिंह गर्जना करता है, ठीक उसी प्रकार से तुम गर्जना करो। तो वियोग रूपी जो ये हस्ती है, जो हाथी है, यह हमें, हमारे हृदय को चकनाचूर नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे भय से भाग जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के नायिका यहाँ बताने की कोशिश करती है कि लौट आओ प्रियतम, तो हमारी जो वियोग दशा है इसका समापन हो जाएगा। इस पद पर अगर हम बात करें तो इसकी भाषा अवधि है, अवधि का लोक रूप इसमें प्रयोग किया गया है। छंद के स्तर पर आप देख रहे हैं कि चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है।
इस पद में आप रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। इसमें 12 मासा शैली में आश्विन महीने और महीने के अंदर में आने वाले उन नक्षत्रों का जो दुष्प्रभाव है नायिका पर, उसका वर्णन किया गया। और ये सारी की सारी प्रकृति जो मिलन को, जो संयोग को दिखा रही है, पर आप देखेंगे कि नायिका वियोग की दशा में, वियोग की दशा को झेलने के लिए मजबूर है, इसलिए वो प्रियतम के आगमन का इंतज़ार कर रही है। कुल मिलाकर के इस पद को बहुत प्रभाव उत्पादक तरीके से लेखक ने लिखा है, कवि ने लिखा है। तो फिर मिलेंगे अगले पद के साथ, हमारी मुलाकात होगी पद संख्या 8 में।